हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4 एमएससी प्रीवियस के लिए। क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 04, ठीक है। ये आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये रहेगा एमएससी प्रीवियस के लिए। और जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो आईआईटी जैम वाले भी देख सकते हैं, जेस्ट वाले भी देख सकते हैं और टीएफआर वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट देख सकते हैं, परंतु ये जो लेक्चर बनाया गया है बेस्ड ऑन एमएससी प्रीवियस, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं, तो ठीक है, ज़रूर देखिएगा इसको और अपनी फ्रेंड सर्किल में इस लेक्चर को भेज दीजिए, जो सब के सब देख सकें और सब के सब बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट बार देख रहे हो तो वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो जितनी भी प्लेलिस्ट में है वो आप अवेलेबल है, सारी प्लेलिस्ट में, वो जाके देख लो और फिर फ्रेंड सर्किल में भेज दो, ठीक है। अब अपने कंटेंट पे चलते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से आज स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने अब तक क्या पढ़ा, लेक्चर नंबर 01 से अपनी जो यात्रा रही है लेक्चर नंबर 03 तक, वो क्या रही है प्रिय विद्यार्थियों। देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, अपनी लेक्चर 1 से लेक्चर 3 तक क्या यात्रा रही है। सबसे पहले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था क्लासिकल मैकेनिक्स और वर्सेस क्वांटम मैकेनिक्स, क्या डिफरेंस होता है, कैसे स्टार्ट हुई, यात्रा कैसे स्टार्ट हुई, वो पढ़ा था अपन ने। अपनी यात्रा कैसे स्टार्ट हुई वो पढ़ा था। क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंस क्या है वो पढ़ा था, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंस क्या है वो पढ़ा था पहले लेक्चर में, ठीक है। अब सेकंड लेक्चर में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लीनियर वेक्टर स्पेस और इसके बाद में स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद में स्केलर प्रोडक्ट, इसके बाद में हिल्बर्ट स्पेस। सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, आप जाके देखिएगा। हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है। ये अपन ने चर्चा की थी, लीनियर वेक्टर स्पेस, स्केलर प्रोडक्ट, हिल्बर्ट स्पेस और क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस होता है उसकी अपन ने चर्चा कर ली थी, ठीक है। इतनी अपन ने चर्चा कर ली थी। अब अपनी यात्रा को लेक्चर नंबर 4 पे ले जाते हैं। लेक्चर नंबर 04 पे अपनी यात्रा को ले जाते हैं। देखिएगा अपनी यात्रा को किस तरीके से लेक्चर नंबर 04 पे ले जाते हैं। देखिएगा यात्रा लेक्चर नंबर 04, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे डिराक डेल्टा नोटेशन। इस पे एक स्टोरी बताऊंगा मैं। इसको समझाने के लिए एक स्टोरी क्रिएट करूंगा मैं, ठीक है। डिराक डेल्टा नोटेशन पढ़ेंगे, इसमें एक स्टोरी बताऊंगा मैं, ठीक है। एक स्टोरी क्रिएट करूंगा, उससे आपको पता चलेगा किस तरीके से हम डिराक डेल्टा नोटेशन पढ़ेंगे। जो भी अपन ने क्वांटम मैकेनिक्स अब तक पढ़ी, बीएससी तक जो भी अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स थी वो आपके पास श्रोडिंगर नोटेशन पे थी, ठीक है। श्रोडिंगर नोटेशन पे थी। जो भी अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स थी वो अपने पास श्रोडिंगर नोटेशन पे थी, ठीक है। श्रोडिंगर नोटेशन एक ऐसे कह लो कि बहुत ही बड़े बड़े पेजों में आ रहा था, मतलब पेज भर रहे थे, बहुत पेज भर रहे थे, यानी पेज भरने का मतलब बहुत ही बड़े नोटेशन थे, ठीक है। बहुत ही बड़े नोटेशन थे। तो अगर बहुत बड़े नोटेशन थे तो उसको समझने में, हम क्वांटम मैकेनिक्स को समझने में, क्वांटम मैकेनिक्स को क्रिएट करने में सुविधा नहीं हो पा रही थी। दुविधा बोल दीजिए या सुविधा नहीं हो पा रही थी।
सुविधा बोल दीजिए, सुविधा नहीं हो पा रही थी। ठीक है, और अगर इसी नोटेशन को थोड़ा सा इजी बना लिया जाए, इसी नोटेशन को थोड़ा सा इजी बना लिया जाए तो आपके पास डिराक डेल्टा नोटेशन आ जाएंगे, डिराक डेल्टा नोटेशन आ जाएंगे। जैसे आपके पास पहले बेसिक फोन होते थे, बेसिक फोन होते थे, ठीक है, बेसिक फोन होते थे। इसको आप मानिए कि आपके पास एक स्टोरी बना रहा हूं मैं। एक आपके पास बेसिक फोन होते थे, वो आपके पास क्या थे, बेसिक फोन थे। वो आपके पास मान लीजिए श्रोडिंगर नोटेशन के समान थे, वो श्रोडिंगर नोटेशन के समान थे, उससे केवल बात कर सकते थे। ठीक है, अब जो फोन आ गए, एंड्रॉयड फोन आ गए, उससे हम बात भी कर सकते हैं और सोशल मीडिया का प्रयोग भी कर सकते हैं और डिफरेंट काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो काम कर सकते हैं, परंतु ऐसी सुविधा अपने पास बेसिक फोन में नहीं थी, ऐसी सुविधा आपके पास बेसिक फोन में नहीं थी। तो आपके पास ये तो श्रोडिंगर नोटेशन थे, मतलब वो पुराने नहीं है, ये पुराने ऐसे नहीं कह रहा पुराने नहीं, ये भी टेक्नोलॉजी थी। बेसिक फोन भी क्या थी आपके पास, टेक्नोलॉजी थी, पुराने नहीं है, क्योंकि श्रोडिंगर नोटेशन क्वांटम मैकेनिक्स में आए हैं तो वो पुराने नहीं है। परंतु पढ़ने में श्रोडिंगर नोटेशन पढ़ने में असुविधाजनक थे, असुविधाजनक थे। तो डिराक भाई साहब ने क्या किया कि इनको थोड़ा सा सुधारा। ठीक है, इनको सुधारने पर जो अपने नोटेशन दिए उसे हम डिराक डेल्टा नोटेशन कहते हैं। उसी तरीके से अपन ने एंड्रॉयड फोन को अपना लिया, बेसिक फोन को छोड़ दिया, क्योंकि अपने को सुविधाजनक क्या था, सुविधाजनक क्या था, क्या चीज थी, एंड्रॉयड फोन थे। अपने पे हम काम करने में और आसानी काम करने में और रोजमर्रा के काम करने में और अच्छे तरीके से काम करने में क्या आसानी थी, क्या आसानी थी, एंड्रॉयड फोन में आसानी थी। ऐसी सुविधा बेसिक फोन में नहीं थी। उसी तरीके से हम श्रोडिंगर नोटेशन को पढ़ने में आसानी नहीं होती, उसके लिए डिराक डेल्टा नोटेशन यूज आए। और अब जो डिराक डेल्टा नोटेशन पढ़ लिए, उसके बाद में सारी क्वांटम मैकेनिक्स डिराक डेल्टा नोटेशन में लिखी जाने लगी। ठीक है, चाहे आप जेटली की बुक देख लीजिए, जेटली सर की बुक देख लीजिए, डीजे ग्रिफिथ सर की बुक देख लीजिए, सारे नोटेशन आपके पास श्रोडिंगर नोटेशन में नहीं मिलेंगे, आपके सारे नोटेशन डिराक डेल्टा नोटेशन में मिलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कैसे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं थीम बता देता हूं आज की। ठीक है, थीम बता देता हूं आज की क्या है अपने पास थीम। ठीक है, सबसे पहले हम क्वांटम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम स्टेट होती क्या है, जब भी तो श्रोडिंगर नोटेशन पे पहुंच पाएंगे। क्वांटम स्टेट पता होगा जब भी तो श्रोडिंगर नोटेशन पे पहुंच पाएंगे। तो इसकी शुरुआत देखिएगा, क्वांटम स्टेट की शुरुआत करते हैं। तो आपके पास एक डी ब्रोगली भाई साहब आए थे, डी ब्रोगली भाई साहब आए थे, जो अपनी कहानी चल रही थी क्वांटम मैकेनिक्स की, उस पर अपने विचार प्रकट करने, क्योंकि सारी कहानी अटक गई थी जब डी ब्रोगली भाई साहब आए, जब सारी कहानी अटकी हुई थी। कैसे अटकी हुई थी कि आपके पास कई वैज्ञानिकों ने सर्च किया कि आपके पास जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल नेचर होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की बात की गई, कोई भी एक बॉडी की बात की गई कि वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है, दो नेचर शो करता है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। ठीक है, अब पता नहीं, अब सब हार गए कि अब क्या है, पार्टिकल नेचर है बॉडी का या फिर आपके पास कौन सा नेचर है, वेव नेचर है। तो डी ब्रोगली भाई साहब ने कहा कि ये, उसने बस एक पोस्टुलेट ही बनाया। पोस्टुलेट बनाने का मतलब उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था, केवल उनका एक स्टेटमेंट था। ठीक है, क्या स्टेटमेंट था, लैम्डा बराबर h/p। ठीक है, ये आपके पास मोमेंटम होगा, ये वेव का वेवलेंथ होगा। इन्होंने बताया कि इस स्टेटमेंट पे बताया कि दोनों बिहेव करेगा, एक बॉडी है वो पार्टिकल नेचर भी बिहेव करेगा और वेव नेचर भी बिहेव करेगा। जो स्टेटमेंट है लैम्डा बराबर h/p, उस पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग पार्टिकल नेचर और आपके पास दूसरा नेचर कौन सा है, वेव नेचर को डिफाइन कर दिया गया। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को डिफाइन कर दिया गया। इसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट,
पेयर प्रोडक्शन, और इसमें वेव नेचर में डेविएशन, जर्मर, एक्सपेरिमेंट, या फिर डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट, और आपके पास, और ये डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट और यंग डबल स्लिट यंग डबल स्लिट मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब YDSC। ठीक है, YDSC। और ये इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ते हैं ना, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये दो एक्सपेरिमेंट थे। ये इलेक्ट्रॉन के लिए था, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किसके लिए था? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, और ड्यू टू ये भी आपके पास इलेक्ट्रॉन के लिए, ये भी आपके पास इलेक्ट्रॉन के लिए, लाइट के लिए नहीं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। क्योंकि जो जिस पे रिसर्च हो रही थी कि इलेक्ट्रॉन का जो बिहेव है, एटम का बिहेव है या एटम का बिहेव है, वो कैसा होगा। इलेक्ट्रॉन हो गया एक एटम, तो उस पे इलेक्ट्रॉन एटम का पार्ट हो गया, तो उसमें एटम में इलेक्ट्रॉन का पार्ट होगा। ये डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन पे लागू हुआ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी आपके पास इलेक्ट्रॉन पे लागू हुआ। तो ये कैसा शो करेंगे? वेव नेचर शो करेंगे। ठीक है, पार्टिकल नेचर कौन सा शो करेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन। ये आपके पास तीन प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन, ये तीन रूल आपके पास कैसे शो करेंगे? पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब डी ब्रोगली भाई साहब ने ये बता दिया। ठीक है, अब डी ब्रोगली भाई साहब के अकॉर्डिंग एक बात बोला, फिर अगर आगे आपके पास एक रिसर्च हुआ, वेव फंक्शन रिसर्च हुआ। इसके बाद में क्या रिसर्च हुआ? वेव फंक्शन रिसर्च हुआ। वेव फंक्शन जो भी वेव की होगी सारी स्टोरी बता देगा, जो वेव की स्टोरी होगी सारी क्रिएट कर देगा, सारी वेव की स्टोरी बता देगा। और ये RT है, तो आपके पास कोई भी R क्या है? X, Y और Z और T। X, Y, Z तीनों 3D में वेव फंक्शन, और 5xt 1D में आपके पास क्या हो जाएगा? वेव फंक्शन। ठीक है, और यही आपको क्वांटम स्टेट बताता है। यही आपके क्या बताता है? क्वांटम स्टेट बताता है। तो देखिएगा, ये नोट करने की बात नहीं थी, फिर भी बता दिया कौन सा वेव नेचर शो करता है, कौन सा आपके पास। ठीक है, तो देखिएगा, अपन क्वांटम स्टेट की कुछ लैंग्वेज लिखते हैं, तो नोट करके चलिएगा। देखिएगा, क्वांटम स्टेट की कुछ लैंग्वेज नोट करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक, क्वांटम स्टेट is a लीनियर वेक्टर। थोड़े छोटे लिख दिए, छोटे तो अपन को पसंद नहीं है। क्वांटम स्टेट इज लीनियर वेक्टर। क्वांटम स्टेट इज ए लीनियर वेक्टर। ठीक है, क्वांटम स्टेट फिर से छोटे, क्वांटम स्टेट
quantum state is a linear vector. Quantum state is defined या quantum state defines in linear vector space. linear vector space समझिएगा, लीनियर वेक्टर स्पेस पढ़ चुके हैं अपन, तो आपको जैसे ही लीनियर वेक्टर स्पेस पढ़ा तो इसकी दो प्रॉपर्टी जो अपन डिफाइन करते हैं, कौन सी? एक तो आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया? ए वेक्टर और ए फाई। प्रिय विद्यार्थी यहां देखिएगा, यहां पर ए क्या है, बहुत बार बता चुका हूं, कांस्टेंट, ठीक है, ये ए क्या है? कांस्टेंट। फाई के साथ आपके पास वेव फंक्शन है, इसको मैंने, और ए क्या है? ऑपरेटर है, ऑपरेटर की भी बात करेंगे अपन, ये क्या है? ऑपरेटर है, और इसको मैंने ऑपरेट करवाया तो ए बाहर, ए वेक्टर साइन, ठीक है, ये वेव फंक्शन हो गया आपके पास, वेव फंक्शन हो गया, और वेव फंक्शन किस पे ऑपरेट हो गया? वेव फंक्शन किस पे ऑपरेट हो गया? वेव फंक्शन किस से ऑपरेट हुआ? ऑपरेटर ए वेक्टर से, ऑपरेटर ए वेक्टर से ऑपरेट हो गया, ऑपरेटर ए वेक्टर से ऑपरेट हो गया। ये आपके पास लीनियर मल्टीप्लिकेशन, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर एडिशन की बात देखिएगा, अपने पास वेक्टर एडिशन की बात करते हैं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये आपके पास साइन, ये भी आपके पास क्या है? ऑपरेटर, ये भी आपके पास क्या है? ऑपरेटर, ये भी आपके पास क्या है? अदर ऑपरेटर, अदर ऑपरेटर, मैं नहीं जानता क्या है, ठीक है, अदर ऑपरेटर, और इसके साथ ये वेव फंक्शन है, तो ये वेव फंक्शन इस पे लगेगा, मतलब ऑपरेट होगा, तो कैसा रिजल्ट देगा? ये आपके पास ऑपरेट हुआ तो ए वेक्टर साइन के साथ ऑपरेट होगा, बी वेक्टर साइन के साथ ऑपरेट होगा, ये आपके पास वेव फंक्शन हो गया, वेव फंक्शन हो गया, ठीक है, ये आपके पास वेव फंक्शन हो गया। ये दो प्रॉपर्टी है, और भी बहुत सी प्रॉपर्टी मैंने बता रखी है, वो आपके पास लीनियर वेक्टर स्पेस में आएगी। ये मैंने डिटेल में बताया हूँ क्योंकि आपके पास दो रूल अवेलेबल होंगे, तो दो रूल से एकदम सीधा डायरेक्ट समझाया हूँ, एक तो स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक वेक्टर एडिशन। ये दो रूल आपके पास अप्लाई होंगे, ये दो रूल आपके पास अप्लाई होंगे। ये दो रूल प्रिय विद्यार्थी अप्लाई होने पर, मेरी बात सुनिएगा, ये दो रूल अप्लाई होने पर, कौन से? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन, तो अप्लाई होने पर वो लीनियर वेक्टर होगा। और किस में डिफाइन किया जाएगा? किस में डिफाइन किया जाएगा? लीनियर वेक्टर स्पेस में डिफाइन किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थी देखिएगा, प्रिय विद्यार्थी आपके पास लीनियर वेक्टर स्पेस में डिफाइन किया जाएगा। किस में डिफाइन किया जाएगा प्रिय विद्यार्थी? लीनियर वेक्टर स्पेस में डिफाइन किया जाएगा, लीनियर वेक्टर स्पेस में डिफाइन किया जाएगा। अब बोलिएगा, आया समझ में? आगे चलते हैं, नोट कीजिएगा, ठीक है, आगे चलते हैं फिर। देखिएगा, विच इज डिफाइंस लीनियर, भूल गए, लीनियर कट गया, लीनियर वेक्टर स्पेस, ठीक है। अब जैसे ही आपके पास लीनियर वेक्टर स्पेस की अपन ने बात कर ली, लीनियर वेक्टर स्पेस की बात कर ली कि क्वांटम स्टेट आपके पास लीनियर वेक्टर स्पेस में होगा, ठीक है, क्वांटम स्टेट लीनियर वेक्टर स्पेस में होगा और लीनियर वेक्टर होगा, तो क्वांटम स्टेट को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? क्वांटम स्टेट को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो क्वांटम स्टेट टेल्स अस अपन को बताता है all information of the system, आपके पास क्वांटम स्टेट क्या बताता है? ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम, इट इज represented
थोड़ी स्पेलिंग देखिएगा। रिप्रेजेंटेड बाय किससे रिप्रेजेंट की जाती है? साई। ठीक है, साई से रिप्रेजेंट की जाती है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे मैंने साई को, एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे मैंने साई को लिख दिया, साई अल्फा ई की पावर आयोटा के एक्स। किस फॉर्मेट में हो सकता है? इस फॉर्मेट में हो सकता है, ई की पावर के फॉर्मेट में, साइन इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। टेग्नोमेट्री के फॉर्मेट में हो सकता है, साइन इक्वल टू कोई मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हो सकता है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हो सकता है, और साइन इक्वल टू एन एल एम, यानी एन एल एम क्वांटम नंबर के फॉर्मेट में हो सकता है। एनएलएम क्या होता है? 11th क्लास में पढ़ा है। क्वांटम नंबर के फॉर्मेट में हो सकता है। तो देखिएगा, क्वांटम स्टेट इज फॉर्मेट ऑफ मैट्रिक्स क्वांटम नंबर एंड आपके पास मैट्रिक्स क्वांटम नंबर और ए साइन ओमेगा टी फॉर्मेट। ठीक है, और ई की पावर का फॉर्मेट ईटीसी। इतने फॉर्मेट में आपके पास क्या हो सकता है? ए साइन ओमेगा टी लिख दीजिए, या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिख दीजिए, मैंने ए साइन ओमेगा टी लिख दिया, इस फॉर्मेट में हो सकता है। और ई की पावर का फॉर्मेट हो सकता है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्यों याद रह जाए। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन याद नहीं रहे तो ए साइन ओमेगा टी के पदों में भी हो सकता है। ठीक है, इतना नोट कीजिएगा। एनएलएम आपके पास क्या है? क्वांटम नंबर। क्या है? क्वांटम नंबर। किसी भी फॉर्मेट में आपके पास हो सकता है। फिर आगे चलते हैं, नोट कीजिए इतना। फटाफट नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। देखिएगा, आपके पास क्या होगा? डिराक डेल्टा फंक्शन क्यों लिखो? नोटेशन। डिराक डेल्टा नोटेशन इज रिप्रेजेंटेड Dirac delta notation is represented by Kate vector and bra vector। ठीक है, तो देखिएगा केट वेक्टर कैसे होगा। ये मान लीजिए कोई भी नंबर है तो ये आपके पास केट वेक्टर होगा। ये आपके पास क्या होगा? केट वेक्टर होगा। अब कोई भी नंबर इस तरफ है, ये साइन इस तरफ लगाए, ये साइन राइट हैंड साइड लगाए, तो ये आपके पास केट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास केट वेक्टर हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, ये आपके पास क्या हो जाएगा? केट वेक्टर। ठीक है, साइन इस तरफ लगाए, ये आपके पास ब्रा वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ब्रा वेक्टर हो जाएगा। अब स्केलर प्रोडक्ट की बात करूं तो ये आपके पास स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा। इन दोनों को साथ में लिख दिया
जैसा कि अपन ने स्केलर प्रोडक्ट की बात की है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपके पास स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर मैं साइन लिखूं, इसकी जगह साइन लिखूं, तो ये आपके पास कैट वेक्टर होगा। ठीक है, और इस तरफ साइन लिखूं तो ये आपके पास ब्रा वेक्टर होगा, और दोनों का मैं प्रोडक्ट करवा दूं तो ये आपके पास क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट। और अगर मैं इसकी किस में बात करूं, साइन इन, इसकी बात मैं नोटेशन में करूं, श्रोडिंगर नोटेशन में, तो इस तरीके से श्रोडिंगर नोटेशन में करूंगा। ये आपके पास क्या होगा, श्रोडिंगर नोटेशन, श्रोडिंगर नोटेशन। ठीक है, और ये आपके पास होगा डिराक डेल्टा नोटेशन, डिराक डेल्टा नोटेशन। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिएगा। ठीक है, ऐसे स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था अपन ने श्रोडिंगर नोटेशन में प्रीवियस क्लास में। ठीक है, कैसे कि आपके पास साइन है, इसका कॉमन, इसको कॉमन लगा दीजिए और फिर साइन लिख दीजिए, ये आपके पास स्केलर प्रोडक्ट होगा। और इसको साइन, ये कॉन्जुगेट, और इसका साइन, इसका कॉन्जुगेट नहीं लेना, और dx 1D में, फिर 2D में dx dy पढ़ा था, 3D में dx dy dz तीनों पढ़े थे। ये आपके पास स्केलर नोटेशन, ये मतलब श्रोडिंगर नोटेशन है, और इस तरीके से नोट करोगे तो ये आपके पास डिराक डेल्टा नोटेशन होगा। अब आगे चलें, प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब देखिएगा, प्रॉपर्टी पे चलते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, थोड़ी शाई भर लेता हूं मैं। थोड़ी सी शाई भर लेता हूं, एक बार रुकना। देखिएगा, प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो प्रॉपर्टी है आपके पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, कौन सी है फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है केट वेक्टर की, केट वेक्टर को, और सेकंड प्रॉपर्टी केट वेक्टर दोनों एक साथ लिख देते हैं, दूसरी है ब्रा वेक्टर। ठीक है, पहली है, इसको कॉलम मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। दूसरी है रो मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, इसे रो मैट्रिक्स, ये रो मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, इसे कॉलम मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। रो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब इस तरीके से x y और z, इसको इस तरीके से x y z, ये आपके पास क्या होगी, रो मैट्रिक्स, ये आपके पास होगी कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स हो गए। सारे अब जो एलिमेंट है प्रिय विद्यार्थी, सारे एलिमेंट आपके पास कॉलम में है, और इसमें सारे एलिमेंट किस में, रो में। आपके पास इसमें क्या है, सारे एलिमेंट रो में। सेकंड प्रॉपर्टी, देयर इज एग्जिस्ट ब्रा वेक्टर corresponding to every, there is exist bra vector corresponding to every cat vector,
देयर इज एग्जिस्ट ब्रा वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी कैट वेक्टर। ठीक है, तो आपके पास जैसे ये क्या है कैट वेक्टर, इसका डैगर, ये किस में चेंज हो जाएगा, ब्रा वेक्टर में। ये किस में चेंज हो जाएगा, ब्रा वेक्टर में। ठीक है, ये आपके पास ब्रा वेक्टर में चेंज हो जाएगा। किस तरीके से चेंज किया, ये डैगर का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा ये बड़ी ऊपर वाली लाइन जो ये ऊपर वाली लाइन बड़ी और ये वर्टिकल लाइन क्या होगी, छोटी। वर्टिकल लाइन होगी छोटी और ये वर्टिकल लाइन तो बड़ी होगी, सॉरी वर्टिकल लाइन बड़ी होगी और ये लाइन छोटी होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन छोटी होगी, इसे हम कहेंगे डैगर। तो डैगर को इसे डैगर कहेंगे। डैगर मतलब ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है, या फिर कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसफर, या फिर नीचे लिखूं या फिर साइड में लिख देता हूं, या फिर क्या लिखेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसफर। इसे डैगर कहेंगे और कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसफर लिख सकते हैं या ट्रांसफर ऑफ कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। पहले अपन ने शो किया कि आपके पास केट वेक्टर कॉलम मैट्रिक्स होगी और ब्रा वेक्टर आपके पास रो मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इतना नोट कीजिएगा। अब इसको शो करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, फटाफट नोट कीजिए, फिर मैं ऊपर ही शो कर देता हूं। ये आपके पास प्रॉपर्टी हो गई, इसके ऊपर शो कर देता हूं। जैसे कोई भी मैं मैट्रिक्स ले लेता हूं, देखिएगा यहां पर क्या है, इसका डैगर लेना है। ये आपके पास कैट वेक्टर है, इसे मुझे चेंज करना है ब्रा वेक्टर में चेंज करना है इसे हम ब्रा वेक्टर में चेंज कर रहे हैं। कैट वेक्टर है, ब्रा वेक्टर में चेंज कर रहे हैं, तो सबसे पहले कैट वेक्टर ले लीजिए। कैट वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम मैट्रिक्स, तो एक कॉलम मैट्रिक्स ले लीजिए XYZ मैं ले लेता हूं। ये किसके बराबर है, प्रिय विद्यार्थियों, किसके बराबर है, कैट वेक्टर के बराबर है। किसके बराबर है, कैट वेक्टर के बराबर है। ये ले लीजिए कैट वेक्टर। ठीक है, लेट लगा दीजिए ऊपर, यहां लगा दीजिए लेट। ठीक है, ये आपके पास लेट लगा दीजिएगा। अब इसका अपन डैगर ले लेते हैं। ये मैंने ले लिया इसका डैगर, ब्रैकेट लगाया और ये ले लिया डैगर। पूरी मैट्रिक्स का डैगर ले लीजिए, ये ले लीजिए पूरी मैट्रिक्स का डैगर, XYZ और इसका पूरी का डैगर। ठीक है, पूरी का क्या ले लिया, डैगर। एक्स को थोड़ा सा ढंग से लिख दीजिएगा। ठीक है, इसका डैगर ले लिया। ठीक है, डैगर का मतलब, अब डैगर इस पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। डैगर क्या हो रहा है, अब इस पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। डैगर अब इस मैट्रिक्स पे काम करना शुरू होगा, अपनी प्रोसेस दिखाना शुरू करेगा। तो देखिएगा प्रोसेस किस तरीके से दिखाता है, अप्लाई हुआ और प्रोसीजर कैसे निभाता है। मैंने लिखा इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज मैं एक चयन कर रहा हूं, इन दोनों की कंडीशन बराबर आएंगी। मैट्रिक्स रूल में क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसफर ले लीजिए या ट्रांसफर लिख दिया गया, ट्रांसपोज लिखना है, ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ले लीजिए या कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ले लीजिए, दोनों की चीज आपके पास बराबर होंगी। ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ले लीजिए या कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ले लीजिए। तो अब इस पे ये अप्लाई कर दीजिए, ये अप्लाई कर दिया। जैसे आपने अप्लाई कर दिया, इसको देखिएगा, अप्लाई करने पर सबसे पहले ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज का मतलब जो कॉलम मैट्रिक्स है उसे रो में चेंज कर दीजिए, जो फिलहाल स्थायी रूप में जो कॉलम मैट्रिक्स है उसे रो मैट्रिक्स में चेंज कर दीजिए, स्थायी रूप से आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है उसे रो में चेंज कर दीजिए, या फिर आपके पास स्थायी रूप में रो मैट्रिक्स है उसे कॉलम मैट्रिक्स में चेंज कर दीजिए। तो देखिएगा, ये आपके पास स्थायी रूप से मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स है, स्थायी रूप से मेरे पास कौन सी है, कॉलम मैट्रिक्स। स्थायी रूप से मेरे पास कौन सी है, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसको किस में चेंज करूंगा मैं, रो मैट्रिक्स में। किस में चेंज करूंगा, रो मैट्रिक्स में। तो रो मैट्रिक्स में चेंज कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने रो मैट्रिक्स में चेंज कर दिया, तो इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखिएगा, ये आपके पास XYZ है, तो डैगर का फॉर्मेट ऐसे लिख सकते हो, ट्रांसपोज
फिर इसको लगाकर छोटा मंझला ब्रैकेट लगाकर इसका कॉन्जुगेट, इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको, पर मैं डायरेक्ट फॉर्मेट करवा रहा हूं इसको। सबसे पहले मैंने कॉलम को रो में चेंज कर लिया तो ट्रांसपोज हो गया। अब इसका कॉन्जुगेट ले लीजिएगा, कॉन्जुगेट ले लीजिए। अब जैसे ही मैंने कॉन्जुगेट ले लिया इसका, जैसे ही मैंने इसका क्या ले लिया, कॉन्जुगेट ले लिया, तो जैसे ही मैंने कॉन्जुगेट ले लिया तो प्रिय विद्यार्थियों मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, देखिएगा इसको भी मिटा दूं प्रिय विद्यार्थियों। देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, अब आपके पास क्या है, इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट। तो देखिएगा x का कॉन्जुगेट कर दीजिए, y का कॉन्जुगेट कर दीजिए और z का कॉन्जुगेट कर दीजिए। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट कर दिया। ठीक है, इसका अपन ने क्या कर दिया, कॉन्जुगेट कर दिया। अब जैसे ही अपन ने इसका कॉन्जुगेट कर दिया, जैसे ही अपन ने इसका कॉन्जुगेट कर दिया, ये आपके पास क्या बन गया, ब्रा वेक्टर। ये क्या बन गया आपके पास, ब्रा वेक्टर। क्यों बन गया ब्रा वेक्टर, कॉन्जुगेट था, कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन आएगा, परंतु रो मैट्रिक्स बन गई, इसको मैंने ब्रा वेक्टर कह दिया। तो आपके पास एवरी देयर इज एग्जिस्ट ब्रा वेक्टर corresponding to every cat vector। ये अपने पास प्रॉपर्टी सॉर्ट आउट हो गई, ये अपने पास प्रॉपर्टी सॉर्ट आउट हो गई। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं, फटाफट नोट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, आपके पास दो प्रॉपर्टी हो गई, तीसरी प्रॉपर्टी है आपके पास। जैसे ही आपके पास क्या करते हो, देखिएगा, जैसे आप कोई भी जैसे ऑपरेटर अप्लाई करते हो, ये आपके पास कोई भी कांस्टेंट है, इस पर मैंने डैगर लगाया, तो क्या ऑपरेट होगा, ए का कॉन्जुगेट, ए का क्या होगा, कॉन्जुगेट। इसकी मैट्रिक्स तो बनेगी नहीं, कांस्टेंट है। अब इसका क्या हो जाएगा, ये कैट है तो ये ब्रा में चेंज हो जाएगा, ये कैट है तो ब्रा में चेंज हो जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी आपके पास, अगर ए साइन 1 प्लस बी साइन 2, तो इसको डैगर लगा दें तो ये आपके पास हो जाएगा ए साइन 1, डैगर थोड़ा सा बड़ा लगाइए, डैगर लगा दें तो प्लस इसका कॉन्जुगेट बी साइन 2। ठीक है, और ये आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये आपके पास क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये कैट वेक्टर में इसका डैगर लगा दिया तो ये ब्रा वेक्टर में चेंज हो गया, और इसका क्या हो गया, ए डैगर, ए का डैगर ये कांस्टेंट है, ये ए भी कांस्टेंट है, तो इनमें डैगर लगाया तो प्लस एडिशन रूल लग गया, और यहाँ पर ए का डैगर हो गया, फिर यहाँ पर बी का डैगर हो गया, बी का डैगर नहीं किया, ये आपके पास क्या हो गया, ए और बी का दोनों का डैगर हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट नोट कीजिएगा। चलें, तो देखिएगा, आपके पास चौथी प्रॉपर्टी होगी। अब पांचवी प्रॉपर्टी, तो देखिएगा पांचवी प्रॉपर्टी, तो पांचवी प्रॉपर्टी में क्या है, क्या सिचुएशन है पांचवी प्रॉपर्टी में, पांचवी प्रॉपर्टी में क्या सिचुएशन है आपके पास, नॉर्मल कंडीशन। ये अब देखते हैं इसमें किस तरीके से हम वो कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें किस तरीके से ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन है, उसमें किस तरीके से अप्लाई करते हैं। यही कंडीशन जो आपके पास कौन सी कंडीशन है, डिराक डेल्टा नोटेशन की कंडीशन किस तरीके से अप्लाई करते हैं, डिराक डेल्टा नोटेशन की कंडीशन किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो देखिएगा।
देखिएगा ऑर्थोनॉर्मल, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल प्लस नॉर्मलाइज्ड, प्लस नॉर्मलाइज्ड। अरे वायरलेस माइक मंगाएंगे भाई, ये पैरों में आ रहा है, ये तो पैरों में आ रहा है, वायरलेस माइक मंगाएंगे अब। ठीक है, तो ये पैरों में आ रहा है तो लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो आपके पास अपन कंटेंट में चलते हैं। अब ये ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन है, तो ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन है, तो ये ऑर्थोनॉर्मल और ये नॉर्मलाइज्ड, ये आपके पास ऑर्थोनॉर्मल, ये नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन दोनों का एडअप है, दोनों का एडअप है, तो दोनों के एडअप को डिराक डेल्टा में कैसे नोट करेंगे? ये आई और ये जे। ठीक है, क्रोनिकल डेल्टा बोलते हैं, टेंसर में पढ़ते हो ये क्रोनिकल डेल्टा आई जे। ठीक है, ये होगा। अगर इस पे कंडीशन अप्लाई करते हैं आई नॉट इक्वल टू जे, तो आपके पास क्या होगा? ऑर्थोगोनल कंडीशन, ऑर्थोगोनल कंडीशन। ठीक है, और आई इक्वल टू जे हो जाएगा, यानी इक्वल टू 0। रिजल्ट क्या आएगा? इस पे दो रिजल्ट आएंगे, ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर जो वैल्यू आएगी क्रोनिकल डेल्टा की वो 1 आएगी, यहां पर जो क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू आएगी 0 आएगी, ये कंडीशन होगी। ठीक है, यहां आपके पास क्रोनिकल डेल्टा की एक वैल्यू आएगी और यहां पर 0 आएगी, यहां पर 1 आएगी, 1 नहीं 0, उल्टा लिख दिया, 0 यहां पर 1। नॉर्मलाइज कंडीशन में 1 आती है और ऑर्थोगोनल में ऑर्थोगोनल कंडीशन में 0 आती है और नॉर्मलाइज्ड में 1 आती है। ठीक है, अगर इसको डिटेलिंग की जाए इसकी आई जे, तो इसको कैसे लिखोगे? आई जे डीटो ऑल स्पेस, बताई हुई चीजें सारी। ठीक है, इसको श्रोडिंगर नोटेशन है, ये डिराक नोटेशन है, और इसके बराबर क्या आ जाए? 1 आ जाए। 1 कब आएगा? जब आपके पास क्या हो? 1 कब आएगा? जब आपके पास आई इक्वल टू जे हो, तो ये आपके पास नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होगी, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होगी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होगी, और इसमें ही आपके पास वैल्यू ऑल स्पेस बोला हूं मैं यहां पर, ऑल स्पेस, और यहां पर ही आपके पास क्या आ जाए? आई जे की वैल्यू क्या आ जाए आपके पास? जीरो आ जाए, यानी आपके पास क्रोनिकल डेल्टा में आई नॉट इक्वल टू जे, ये आपके पास ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन होगी, ऑर्थोगोनल गोनल कंडीशन होगी। ठीक है, नोट कीजिएगा। ठीक है, अब इनको सबको मिक्स करके लिखा जाए। ये आपके पास श्रोडिंगर नोटेशन है, श्रोडिंगर नोटेशन है, ये आपके पास श्रोडिंगर नोटेशन है, ये आपके पास डिराक नोटेशन है, डिराक डेल्टा नोटेशन है। डिराक डेल्टा नोटेशन है, ये श्रोडिंगर नोटेशन है। दोनों को मिक्स किया जाए तो देखिएगा, यहां लिख देता हूं मिक्सिंग का पार्ट।
ये होल स्पेस है, इक्वल टू क्या होगा, क्रॉनिकल डेल्टा आई जे। ठीक, फटाफट नोट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, नॉर्मलाइज्ड क्वांटम स्टेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, नॉर्मलाइज्ड क्वांटम स्टेट। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, नॉर्मलाइज्ड क्वांटम स्टेट, इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। फटाफट नोट कीजिएगा। अब आगे चलते हैं। देखिएगा, अब छठी प्रॉपर्टी है नॉर्मलाइज्ड क्वांटम स्टेट को ये डिफाइन करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू डिफाइन करते हैं। तो देखिएगा, एक एग्जांपल के थ्रू नॉर्मलाइज्ड क्वांटम स्टेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड क्वांटम स्टेट को डिफाइन करते हैं। एक मिनट रुकना। देखिएगा, नॉर्मलाइज्ड क्वांटम स्टेट को डिफाइन करते हैं। एक अपन ले लेते हैं कैट वेक्टर के फॉर्मेट में क्वांटम स्टेट ए, क्या ले रहे हैं अपन, ए ले लेते हैं। ये आपके पास एक्स वाई जेड, तो आपको नॉर्मलाइज्ड कंडीशन प्रूफ करनी है, तो साइन का नॉर्मलाइज करना है तो 1 आना चाहिए। तो मैं ये कैट वेक्टर हो गया, बड़ा वेक्टर निकाल लेता हूँ। बड़ा वेक्टर हो गया इसका कॉन्जुगेट, और इसको रो मैट्रिक्स में चेंज कर दो, एक्स वाई, एक्स का कॉन्जुगेट, वाई का कॉन्जुगेट, जेड का कॉन्जुगेट, ये अपन ने रो मैट्रिक्स में चेंज कर दिया। ये आपके पास बड़ा वेक्टर आ गया। दोनों का स्केलर प्रोडक्ट करवा दीजिए, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट करवा दीजिए। ए वेक्टर, ये आपके पास एक्स वाई जेड कैट वेक्टर के फॉर्मेट में, ये ए एक्स वाई जेड कैट वेक्टर, एक्स कॉन्जुगेट वाई कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट, और बाहर कांस्टेंट ए कॉन्जुगेट, ये आपके पास बाहर कांस्टेंट ए कॉन्जुगेट आ गया। अब इसको एक्स कॉन्जुगेट वाई कॉन्जुगेट और जेड कॉन्जुगेट लिख दीजिए। मैंने सबका क्या करा दिया, स्केलर प्रोडक्ट करवा दिया, और सबका स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब मैं आगे चलता हूँ, इस तरफ देखिएगा। जैसे ए का करा दिया, तो आपके पास जैसे जेड बार, इसको क्या लिखते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड स्क्वायर, क्या लिखते हो, जेड स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखते हो, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखते हो। जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड बार क्या है, इसका कॉन्जुगेट है। जेड को कैसे लिखते हो, एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका जेड बार लिखो तो एक्स माइनस आयोटा वाई। इस तरीके से डिनोट करते हो, इस तरीके से डिनोट करते हो। तो वैसे ही मैं डिनोट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह मैं यहां पर चीजों को डिनोट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए। मल्टीप्लाई तो करवाना आता होगा। तो देखिएगा, एक्स का एक्स के साथ प्लस वाई का वाई के साथ, जेड का जेड के साथ, जेड का जेड के साथ, इक्वल टू 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहां ए का कॉन्जुगेट मैंने क्या लिखा, ए का स्क्वायर, ए मोड का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही मैं सारी चीज़ें लिख के चलूँगा। आगे चलता हूँ मैं, इसको मिटा दूँ भाई, नोट कर लीजिए फटाफट। अब मैं मिटा देता हूँ, साथ साथ में नोट कीजिएगा, पीछे पॉज कर पीछे जाकर नोट कीजिएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिएगा। अब एक्स का मोड, एक्स का कॉन्जुगेट, एक्स और एक्स का कॉन्जुगेट, इसको 1 ले रहा हूँ। वाई और वाई का कॉन्जुगेट, इसको 1 ले रहा हूँ। जेड और जेड का कॉन्जुगेट, इसको 1 ले रहा हूँ। तीनों को 1 क्यों नहीं, एक्स का मोड का स्क्वायर
y का मोड का स्क्वायर और z का मोड का स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों ले रहा हूं, इसका x का मोड का स्क्वायर, इसको y का मोड का स्क्वायर, इसको z का मोड का स्क्वायर। तो देखिएगा साइन और साइन, तो क्या हो जाएगा आपके पास a का स्क्वायर और ये आपके पास हो जाएगा x मोड का स्क्वायर प्लस y मोड का स्क्वायर प्लस z मोड का स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने सबको डिफाइन कर दिया, इक्वल टू 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू निकालनी है नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट की। ठीक है, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन ये आ जाएगी x मोड का स्क्वायर प्लस y मोड का स्क्वायर प्लस z मोड का स्क्वायर। अब a की वैल्यू चाहिए तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट x मोड का स्क्वायर प्लस y मोड का स्क्वायर प्लस z मोड का स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया a निकालने का। a कोई कांस्टेंट है और कोई मैट्रिक्स फॉर्मेट में आपको गिवन है कोई भी क्वांटिटी, तो क्वांटम स्टेट या नॉर्मलाइज्ड कोफिशिएंट, ये क्या है, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट या कोफिशिएंट। ठीक है, ये आपके पास गिवन है, तो नोट कीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। फटाफट नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अलग हट जाता हूं मैं, फटाफट नोट कीजिएगा। ठीक है, इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, कोई भी एग्जाम्पल है उसके थ्रू समझते हैं। तो फटाफट नोट कीजिए, फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब इसकी वैल्यू आप लिखना चाहो तो आप केट वेक्टर है अपने पास, उसमें लिख दीजिए। ये आपके पास केट वेक्टर है और ऐसे लिखी थी अपन ने a x, केट वेक्टर की वैल्यू x y z, तो केट वेक्टर में लिख दीजिए वापस से a इक्वल टू 1 अपॉन रूट x मोड का स्क्वायर, y मोड का स्क्वायर और z मोड का स्क्वायर। और ये आपके पास टोटल केट वेक्टर का क्या आ जाएगा, x y और ये z। वेव फंक्शन आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, वेव फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास वेव फंक्शन आ जाएगा। मोड यानी पॉजिटिव नंबर होगा, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर होगा। अगर जैसे x माइनस एक्स है तो इसका मोड ले लिया माइनस एक्स का, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, मोड लेने पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अब आगे चलते हैं, फटाफट नोट कीजिए। अब आगे चलते हैं। अब मैंने a की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी, ये a की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर पुटअप कर दी, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पुटअप करने पर ये नॉर्मलाइज कांस्टेंट की वैल्यू है और यहाँ पर पुटअप कर दी, तो ये आपके पास केट वेक्टर की फॉर्मेट में वेव फंक्शन आ गया। केट वेक्टर की फॉर्मेट में वेव फंक्शन आ गया। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। अब मैं मिटा रहा हूँ। कोई एक सवाल ले लेते हैं। अगर केट वेक्टर की फॉर्मेट में, उसे ब्रा वेक्टर की फॉर्मेट में भी इसे हम बना सकते हैं। ये केवल केट वेक्टर की फॉर्मेट में वेव फंक्शन होगा उस पर ही अप्लाई होगा। ये केट वेक्टर की फॉर्मेट में जो भी आपके पास वेव फंक्शन होगा उस पर ही ये चीज अप्लाई होगी। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, ये एग्जांपल ले लिया। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल ले लिया। ए की तो वैल्यू पता ही है मेरे को, ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिएगा ए की वैल्यू किस तरीके से निकालोगे। ये आपके पास केट वेक्टर है, तो देखिएगा
फाइंड ए पूछ लिया जाए, ठीक है, ये आपके पास केट वेक्टर है तो फाइंड ए पूछ लिया जाए, ठीक है, तो किस तरीके से फाइंड करोगे, किस तरीके से फाइंड करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपके पास एक्स वाई है, ये एक्स वाई जेड तीनों है, ठीक है, ये आपके पास एक्स गिवन है, ये वाई गिवन है, तो इसका मोड ले लीजिए, एक्स का मोड का स्क्वायर 4 प्लस वाई के मोड का स्क्वायर, एक्स के मोड का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, वाई के मोड का स्क्वायर, इसलिए मोड ले लीजिए 4 का स्क्वायर, अब वो वापस वेक्टर लगा दीजिए 2 और 4, ठीक है। तो ये आपके पास केट वेक्टर के फॉर्मेट में हो गया। तो ए की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो ए अपॉन रूट, ये आ जाएगा 4 प्लस ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 16, ये आपके पास क्या आ जाएगा 16 ही तो आएगा, ये 16 और ये 4, अब ये 2 और 4, तो आपके पास केट वेक्टर की फॉर्मेट क्या आ जाएगा, साइन क्या आ जाएगा रूट 20 4 2 और 4। समझाने की दृष्टि से मैंने ये ए की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है, आपको केवल फॉर्मूला यूज करना है, यूजिंग फॉर्मूला, और ये आपके पास आ गई ए की वैल्यू निकाले ही तो अपन ने आ गई 1/√20, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। कुछ सवाल दे रहा हूँ वो आप कीजिएगा, कुछ सवाल दे रहा हूँ वो करना आप, होमवर्क के तौर पर, होमवर्क के तौर पे कुछ सवाल दूंगा वो करना। देखिएगा होमवर्क के तौर पे कुछ सवाल देता हूँ वो करना आप। क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, होमवर्क के तौर पे मैं सवाल दे रहा हूँ वो करना। ठीक है, कुछ सवाल दे रहा हूँ आपको, तो आपके पास है कोई भी वेक्टर साइन बराबर, होमवर्क का सवाल है, होमवर्क, टाइम बहुत हो गया है तो थोड़ा होमवर्क दे देता हूँ, फिर कल सॉल्यूशन करेंगे अपन, ठीक है। तो पहला होमवर्क का सवाल है साइन इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, दूसरा है साइन इक्वल टू ए साइन 2 ओमेगा टी, तीसरा है साइन इक्वल टू ए कोस 3 ओमेगा टी, फोर्थ नंबर है साइन इक्वल टू ए ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स, 5 नंबर है साइन इक्वल टू ए ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a प्लस आयोटा के एक्स, 6 नंबर है साइन इक्वल टू ए ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस आयोटा के एक्स, 7 नंबर है साइन इक्वल टू आपके पास ए साइन पाई एन पाई एक्स अपॉन 2l। 8 नंबर सवाल है साइन इक्वल टू ए साइन कोस एन पाई 4 पाई एक्स अपॉन एल। ये आपके पास 8 सवाल है, 8 क्या है, होमवर्क के तौर पे करोगे, होमवर्क, ठीक है। इसका सॉल्यूशन अपन करवा देंगे। इसमें सबसे मोस्ट सवाल है ये और ये। यहाँ पर क्या लगेगा, गामा फंक्शन। इसको करने से पहले गामा फंक्शन लगेगा इसमें, मैं बता देता हूँ। इसमें आपकी हेल्प के लिए इसमें गामा फंक्शन यूज़ होगा, इसमें गामा फंक्शन यूज़ होगा, गामा फंक्शन, ठीक है। तो देखिएगा गामा फंक्शन किस तरीके से यूज़ होगा, मैं नहीं बता रहा। ए की वैल्यू निकालनी है आपको, ए की निकालनी है, फिर कंप्लीट साइन,
साइन ए की वैल्यू निकालनी है, फिर साइन में पुटअप करनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, साइन में पुटअप करनी है। और दो फंक्शन मैं बता दिया हूं, इसमें गामा फंक्शन लगेगा, इसमें गामा फंक्शन लगेगा, और बाकी नॉर्मल इंटीग्रल से हो जाएंगे। इसमें श्रोडिंगर नोटेशन का यूज करोगे, श्रोडिंगर नोटेशन का यूज करोगे। श्रोडिंगर नोटेशन का यूज लेते हुए इसमें गामा फंक्शन अप्लाई करोगे और इस सवाल में गामा फंक्शन अप्लाई करोगे। ठीक है, नोट कीजिएगा, गामा फंक्शन पढ़ा होगा वो अप्लाई करोगे। फटाफट नोट कीजिए। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन ये प्रॉब्लम करेंगे और आगे अपन एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स की पढ़ेंगे। एवरेज वैल्यू एक्स, एवरेज वैल्यू ऑफ पी, इसको हम अगर श्रोडिंगर नोटेशन में तो आराम से पढ़ते थे, इसको हम श्रोडिंगर नोटेशन में तो आराम से पढ़ते थे, इसको डिराक नोटेशन में किस तरीके से पढ़ेंगे, डिराक नोटेशन में किस तरीके से पढ़ेंगे, और डिराक नोटेशन में किस तरीके से पढ़ेंगे, और आगे अपन पढ़ेंगे ऑपरेटर के बारे में, ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेटर की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, और ऑपरेटर की सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेट कैसे किसी भी वेव फंक्शन पे ऑपरेट होता है। इस तरह अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट है वो कंप्लीट वीडियो देखे, फिर चैनल को सब्सक्राइब करे। डेली तो नहीं आ पाएगी वीडियो अपनी, जो अपनी कौन सी क्लास की है, एमएससी प्रीवियस की है, परंतु एक दिन छोड़कर एक दिन आपके पास वीडियो अवेलेबल हो पाएगी और कंप्लीट आपको करवाया जाएगा। कंप्लीट तो कोर्स की नहीं कहूँगा, परंतु जितना भी करवाया जाएगा बहुत ही बढ़िया कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर कीजिए जिससे सबको बेनिफिट हो सके। तो एक बार फिर से कहूँगा, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।